मैं आप सभी को अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बात की, सा ने बीट्रिक की ओर देखा जिससे वह असहज महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भी यह नहीं समझ पाया कि स्टिका क्या सोच रही थी। आज इतना साहसिक निर्णय लेने में सक्षम होने के कारण पूरा महल बेहद व्यस्त था। यूरिन और सम्राट की उपस्थिति के कारण सम्राट के प्रत्येक सामान को अंदर ले जाया जा रहा था। बीट्रिक को थोड़ा अवास्तविक लगा, तभी सिरा चेट करने के लिए प्रकट हुई। सोलेम शाही परिवार होने के नाते आपके पास इससे बेहतर विकल्प हो सकता है। स्टिका ने फिर अपना मुंह खोला और उसके विचारों से सहमति जताए। आप सही हैं, मेरे पास बेहतर विकल्प है, लेकिन मुझे केवल उसी चीज में रुचि है जो मुझे संतुष्ट करती है। सारा के अस्पष्ट शब्दों ने बीट्रिक को कुछ उलझन में डाल दिया। वह समझ नहीं पाई कि सोलेम में ऐसा क्या था जो इस युवक को चाहिए था। अचानक बीट्रिक को कुछ ख्याल आया। उसने सोचा कि स्टिका उसकी बड़ी बहनों की ओर आकर्षित हो गई थी, लेकिन यह विचार जल्दी ही बुझ गया क्योंकि उसकी नजर में सोलेम रॉयल बहनों में कोई आकर्षण या सुंदरता नहीं थी जो केटिका के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त थी। केटिका वह जानती थी कि वह एक युवक था जो महिलाओं से प्रतिरक्षित था, चाहे वे कितनी भी सुंदर या मोहक हो। वह अभी भी एक ठंडी आइसक्रीम की तरह था। बीट्रिक के अनुसार केटिका बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थी लड़कियों के लिए। यही कारण था कि बीट्रिक ने अनुमान लगाया कि स्टिका अब तक सिंगल था। इस समय स्टिका ने संकेत दिया कि वह प्रिंस शाह को बेहतर ढंग से समझना चाहता था। उसने मैक्सिमिलियन को बुलाया जो उसके बगल में खड़ा था। उसने दूसरे पक्ष को गार्ड को छोड़कर सैनिकों को वापस भेजने का आदेश दिया और फिर इस जगह पर कुछ आवश्यक चीजें लेकर आया। जैसे ही मैक्सिमिलियन रुकने की इच्छा व्यक्त करने वाला था, सिरा ने इस आधार पर मना कर दिया कि सम्राट जल्द ही लौट आएंगे। यह उसके लिए उचित नहीं होगा यदि वह इस जगह पर असहाय रूप से फंस गया। मैक्सिमिलियन को आदेश का पालन करना पड़ा। बीट्रिक ने ये देखा और समझ नहीं पाया कि उसे ऐसा क्यों लगा कि स्टिका जानबूझकर माँ मिलन को छोड़ रहा है। इस समय स्टिका को बेशर्मी से महल में रहते हुए देखकर बीट्रिक ने दूसरे पक्ष को उदास निगाहों से देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह युवक जो एक उचित सम्राट था, एक शाही संघ खोजने के लिए एक विदेशी देश में क्यों रह सकता है। उसने किसी को भी इसके बारे में सूचित नहीं किया। शाह के रूप को शब्दों को हल करने के लिए बोलना पड़ा। अभी क्या एक सम्राट के लिए अपने साम्राज्य को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ना ठीक है। अचानक सिरा मुस्कुराई। सोलोम यूरानन के बारे में चिंतित है। सार्थक शब्दों ने बीट्रिक को तनाव में डाल दिया। वह बीट्रिक को जवाब दिए बिना अपने सामने वाले युवक के साथ रेखा को पार नहीं करना चाहती थी। सिरा ने पुष्टि की कि इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक महीना यूरानन के लिए कुछ भी नहीं है। वे एक शक्तिशाली साम्राज्य हैं। यह नहीं जानते हुए कि स्टिका बीट्रिक या राजकुमारी श्वा से बात कर रहा था, उसने केवल यह व्यक्त किया कि उसने ऐसा किया था। बीट्रिक जानता था कि सिरा का अपने साम्राज्य में विश्वास भी उसकी शक्ति को दर्शाता है। अतीत से सब कुछ बदल गया था जब दोनों युद्ध रेखा के विपरीत पक्षों पर थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि विरोधी सेनाएं शाही भूमि पर अपना एकाधिकार बनाए नहीं रख सकती। अपने दम पर बड़ा होना। बीट्रिक हमेशा दूसरे पक्ष से उसके दिल में एक सम्राट के रूप में मिलना चाहता था। सिरा एक आदरणीय सम्राट थी। अतीत की घटनाओं को याद करते हुए उसे थोड़ा घुटन महसूस हुई। इस समय मुख्य प्रबंधक स्टिका को सूचित करने आया कि उन्होंने उसका सामान अतिथि कक्ष में रखना समाप्त कर दिया है। कमरा तैयार देखकर स्टिका ने स्पष्ट रूप से आलोचना की, कमरा मेरी नाक से छोटा है। अचानक सिरा ने राजकुमारी शा का नाम पुकारा। युवक ने अपना आभार व्यक्त किया क्योंकि वह
उसकी बहुत परवाह करती थी। फिर वह मुड़ा और बीट्रिक को उसकी पीठ पर एक भद्दा रूप छोड़कर चला गया। यूरिन और अब फूलों की झाड़ियों से भरे बगीचे की तरह है, जिसमें समृद्धि का आदान प्रदान अनगिनत रईसों के खून और हड्डियों से किया गया था, जिसमें बीट्रिक भी शामिल थी। एक बात जिसके बारे में वह निश्चित हो सकती थी कि वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थी जब वह अतीत के बारे में सोच रही थी। भले ही स्टिका ने खुद उसे उसकी मौत के लिए धकेल दिया था, लेकिन पावर एक ऐसी चीज थी जिसे बीट्रिक समझ सकती थी। कमरे में बीट्रिक को एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। लिली ने एक विनती भरी नजर से उसे डेट पर चलने के लिए कहा। नौकरानी की बातों से उसे पता चला कि सम्राट डेट पर जाना चाहता है और प्रत्येक राजकुमारी के साथ समय बिताना चाहता है। जिस चीज ने बीट्रिक को सबसे ज्यादा हताश किया वह ये था कि उसे श्री की पहचान में भी भाग लेना था। ये समाचार उसे स्वीकार करने में असमर्थ लग रहा था। उसने अभी कहा था कि वह युवक से नफरत नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे डेट करना चाहती थी। बीट्रिक ने लिली से पूछकर स्थिति को बचाने की कोशिश की कि क्या उसके पिता और माँ इस बात से सहमत हैं। लिली ने कहा कि यह सबसे अच्छा विचार था। ये सुनकर बीट्रिक को लगा जैसे वह पागल हो रही है, लेकिन इसके बारे में सोचकर उसने अनुमान लगाया कि स्टिका निश्चित रूप से उसे नहीं चुनेगी। राजकुमारी का विलाप करता हुआ रूप। लिली ने चिंतित होकर राजकुमारी से पूछा कि क्या हुआ। मासूम ने लिली को यह अनुमान लगाने दिया कि राजकुमारी इस बात को लेकर चिंतित है कि डेट पर क्या पहनना है। समय तेजी से बीतता है। स्टिका को शाही संगिनी की तलाश करने का निर्णय लिए हुए 3 दिन हो चुके थे। बीट्रिक ऊपर खड़ी अपनी बड़ी बहन और उसके डेटिंग के दृश्य को देख रही थी। वह सोलेम में रहने की अवधि के बाद थोड़ा अवाक थी। सारा आर्टिका सबसे बड़ी राजकुमारी टियाना से परिचित हो गई थी। दोनों के अंतरंग बातचीत के दृश्य ने तुरंत बीट्राइस की नजर को आकर्षित किया। केवल कोरियाई फिल्मों में देखा जाने वाला घटिया दृश्य सीएए के व्यक्ति पर दिखाई दिया, जिससे बीट्रिक को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए ठंड लग रही थी। सोलेम परिवार ने इस समय बातचीत करने का फैसला किया। सबसे बड़ी राजकुमारी टियाना ने उत्साह से स्टिका से पूछा कि बगीचा कैसा है। स्टिका ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि बगल में फूल खिल थोड़ा ज्यादा। वह एक अच्छी लड़की थी। स्टिका के लिए एक अच्छा विकल्प। तभी तारांकन ना आयरीन अचानक बोल पड़ी, आप कल की हमारी नियुक्ति को नहीं भूले हैं महाराज। निश्चित रूप से नियुक्ति मजेदार है, लेकिन ये सब नहीं है। आयरीन ने अभिनय करते हुए बात की। उसके शब्दों का अर्थ बिगड़ गया। वह चाहती थी कि स्टिका और अधिक चीजें देखे, यह महसूस करते हुए कि उसकी दूसरी बड़ी बहन के मन में भी स्टिका के लिए भावनाएं थीं। बीट्रिक अवाक थी। स्पष्ट रूप से 2 दिन पहले वह अभी भी बड़बड़ा रही थी कि उसकी साकम के साथ सगाई हुई थी। आयरीन बिल्कुल एक बिल्ली की तरह दिखती थी। वो एक बहुत ही स्वाभाविक सुंदरता बिखेरती थी। उसकी एकमात्र बुरी आदत लोगों को पढ़ने में सक्षम नहीं थी। अपनी 2 बड़ी बहनों को सम्राट से बात करते देखने के बाद तीसरी राजकुमारी टेल बातचीत में योगदान देना नहीं भूली, तो क्या मुझे उसे झील पर ले जाना चाहिए। तब वह स्टिका की ओर मुड़ी और उत्साह से पूछा कि झील कैसी है। महाराज, हम इस पर फूलों की नावें चलाएंगे, बस इसके बारे में सोचने से मुझे सुकून मिलता है। बीट्रिक टेबेल राजकुमारियों में सबसे सुंदर थी और उसका व्यक्तित्व काफी जीवंत था, इसलिए उसकी बुरी आदत भी बहुत ज्यादा बात करना थी। अपनी बेटियों को मूत्र त्याग के प्रति उत्साही होते देखकर सम्राट, राजा और रानी को बहुत गर्व हुआ। अचानक बीट्रिक को एहसास हुआ कि राजकुमारियों के बीच केवल 1 वर्ष का अंतर है। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि रानी का छोटा शरीर लगातार 4 बच्चों को जन्म दे सकता है। इस बिंदु पर वह वास्तव में लोगों की बातों पर विश्वास करती थी कि सोलम के लोग पृथ्वी के सभी उच्च पुजारी थे।
भगवान। बीट्रिक को आश्चर्य हुआ कि क्या यहाँ उपजाऊ का अर्थ केवल भूमि नहीं है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उतना ही वह इस देश के प्रति आकर्षित होती थी। अचानक मुख्य महिला ने महसूस किया कि वातावरण शांत हो गया है। ये पता चला कि बातचीत बहुत प्यारी है। आइरीन के अगले शब्दों ने बीट्रिक को तोड़ दिया। मुझे मत बताओ कि सम्राट आपको परेशान करता है। भले ही बीट्रिक मर गई हो, उसने इन निर्दोष लोगों से ऐसे शब्द कहने की उम्मीद नहीं की होगी। वास्तव में उसे बस इस बात की परवाह थी कि उसकी बड़ी बहनें आराम से स्टिका को डेट कर रही थीं। वह राजनीतिक विवाह के माध्यम से बेची नहीं जाना चाहती थी। ऐसा लगता है कि उसने सबसे छोटी राजकुमारी के उसके प्रति रवैये को भांप लिया था। स्टिका ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि सबसे छोटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इन शब्दों का सामना करने पर बीट्रिक ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने जानबूझकर उसकी आंखों से परहेज किया, जैसे कि इस कथन से सहमत हो, ये सोचकर कि बातचीत वहीं खत्म हो जाएगी। ट्रान अचानक उत्साहित होकर बोला, आप कैसे कह सकते हैं कि इस धरती पर कोई भी लड़की आपके जैसी सुंदर लड़की को मना नहीं करेगी। आइरीन ने इरो को भी जोड़ा। वह ये जानकर थोड़ी शर्मीली है कि वह इन मासूम और देखभाल करने वाली बहनों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। बीट्रिक ने अनिच्छा से आह भरी और समझाया कि मैं चाहती हूँ कि महाराज मेरी बहनों के साथ अच्छा समय बिताएं। उसने सोचा था कि स्टिका ऐसी पत्नी नहीं लेगा जो उससे नफरत करती हो, इसलिए उसे खुद को उसके लिए एक विकल्प बनने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा। उसने यही कहा, लेकिन स्टिका उससे उस युवक का सामना करते हुए बातचीत शुरू करना चाहती थी जिसे वह कभी जानती थी। बीट्रिक ने सम्मानजनक लहजे में कहा, कृपया अगर आपके पास कुछ है तो मुझे बताएं। दूसरे पक्ष की आंखों को उसे घूरते हुए महसूस करते हुए बीट्राइस के दिल के अंदर एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। नीली आंखें देखने में सक्षम लग रही थीं। वे इतनी शुद्ध और स्पष्ट थीं कि यह कल्पना करना कठिन था कि वे एक ऐसे व्यक्ति की थीं जिसने बिना पलक झपकाए हत्या कर दी थी। बीट्रिक को ऐसा लग रहा था कि वह इन आंखों से बच नहीं सकती, जैसे पहली बार वह दूसरे पक्ष से मिली थी। ऐसा लग रहा था कि इन सभी वर्षों में वे आंखें अभी भी उसके लिए एक कमजोरी थी। तारीख आपकी प्रतिक्रिया मुझे उस दिन के लिए और भी अधिक असहाय रूप से उत्सुक बनाती है। बीट्रिक केवल गंभीर होने की कोशिश कर सकती थी और कह सकती थी कि क्या मुझे भी कोई स्थान चुनना होगा, बस जहां जाना है वहां जाओ। इन शब्दों को सुनकर स्टिका मुस्कुराई। वास्तव में खुश दिख रही थी, लेकिन बीट्रिक को ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, यह मेरे लिए बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। दोनों के बीच की बातचीत ने तीन बड़ी बहनों को एक जोड़े की तरह बहस करते हुए महसूस कराया। उन्होंने बातचीत में हस्तक्षेप नहीं किया। वे बस किनारे पर बैठकर सूरजमुखी के बीज चबाते और गपशप करते रहे। स्टिका ने कारण बताया कि जब मैं सोलेम के बारे में कुछ नहीं जानता तो मैं एक स्थान कैसे चुन सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। क्या इससे मैं एक युवा महिला की तरह? ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे।